वेलकम टू इंस्पायर टेक एकेडमी। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारे चैनल में। ठीक है, सभी साथी एक बार सभी लोग के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। ठीक है, हम लोग इस चैनल में इस सेशन में डिस्कस करेंगे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, लीड एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, और बाकी जो आपकी एकेडमिक क्लासेस हैं सेकेंड सेम, फोर्थ सेम और सिक्स सेम के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, वो क्लासेस भी आपकी जल्दी ही रन कराई जाएंगी। कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से अभी वो क्लासेस हम लोग रन नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी ही फिर से हम लोग अपने सभी बच्चों के साथ जुड़ेंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों, थर्ड ईयर के हों। ठीक है, आप लोग बस अपनी किताबें अपने साथ रखिएगा, चाहे आप घर पे रहो, चाहे आप किसी रूम पे हो। ठीक है, हम लोग आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल के लिए जो सेशन होने वाला है वो लीड एक्सपीरियंस के लिए बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, जो कि आपका 5 नंबर का एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो उस 5 नंबर में आज हम लोग थोड़ा बहुत ब्रिक और सीमेंट दो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ब्रिक के लिए पहले हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ब्रिक में जनरली आपके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, उसके लिए अगर देखा जाए तो सबसे मेन चीज़ होता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिक की साइज़ क्या होगी। ठीक है, और उसमें भी आपको ध्यान देना रहेगा कि किस ब्रिक की साइज़ पूछी जा रही है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज़ क्या है, स्टैंडर्ड ब्रिक, ठीक है, साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक। ठीक है, तो आंसर आप लोग को क्या करना होगा, 90 इंटू 9 इंटू 9, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये है स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर ब्रिक, मॉड्यूलर ब्रिक। ठीक है, तो ये वही चीज है, सेम साइज, नाम दो, स्टैंडर्ड ब्रिक और मॉड्यूलर ब्रिक। और अगर आपसे पूछता है कि देसी ईंट या इंडियन ब्रिक की साइज क्या है, ठीक है, तो इंडियन ब्रिक की साइज आप बताओगे। ठीक है, इंडियन ब्रिक। ठीक है, जनरली आपने क्या सुन रखा है, ब्रिक तो आपने बचपन से देख रखा है। ठीक है, जो ब्रिक आपने देखा है वही है इंडियन ब्रिक। ठीक है, तो उसकी साइज हमने क्या अपने घर में या मिस्त्री लोग के मुंह से या लेबर के मुंह से क्या सुना है, साइज 9 इंच लंबाई, 4.5 इंच चौड़ाई और 3 इंच मोटाई। तो बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन अगर सेंटीमीटर में आ जाए तो 1 इंच में कितना 2.54 सेंटीमीटर होता है। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो अगर भूल गए। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पे डायरेक्ट भी उसको कर सकते हैं, अप्रॉक्स में ये 22.9 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आंसर इस तरह से लिखा जाता है 22.5, 11.5 और 7.5। ठीक है, या फिर ये 23 इंटू 11.5 इंटू 7। ठीक है, तो ये भी तब भी सही माना जाएगा। ठीक है, आपको उस समय आंसर के हिसाब से सेट करना है कि हाँ ये सही है। ठीक है, आपको अगर ये ऑप्शन दिया होगा तो ये दोनों नहीं रहेंगे, ये रहेगा तो ये दोनों नहीं रहेगा, और ये रहेगा तो ये दोनों नहीं रहेगा। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यूज होती है क्योंकि 3-4 mm में बहुत फर्क नहीं पड़ता ईंट में। ठीक है, तो ये हो गई साइज की बात किसकी, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक 19x9x9 और इंडियन ब्रिक 22x 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो दूसरा टॉपिक हम लोग, दूसरी चीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक कंटेन करता है। मतलब कि 1 मीटर क्यूब का अगर स्थान हो, 1 मीटर क्यूब का अगर बॉक्स हो, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 500 ब्रिक्स। ठीक है, और क्या रहता है ये, विथ मोटार, यानी कि इसको मोटार क्या बोलते हैं, मसाला, जो आप लोग सीमेंट मसाला बनाते हो। ठीक है, उसके साथ 500 ब्रिक। ठीक है, 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में। और अगर हम बिना मसाले के लिख रहे हैं तो ये होता है 649 ब्रिक्स। ठीक है, जिसको हम लिख देते हैं 650 ब्रिक। ठीक है, विदाउट मोटर, यानी कि बिना मसाले के आपको ये आंसर करना है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में। और एक देसी क्वेश्चन का भी हो सकता है। ठीक है, देसी ब्रिक का, लेकिन आपसे देसी ब्रिक का यहाँ पे नहीं पूछेगा, हमेशा आपसे स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक का पूछता है। वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक कंटेन करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर, अगर ये चीजें मेंशन नहीं है कि विदाउट मोटार है या विथ मोटार है, तो आप लोग क्या करोगे, सिर्फ 500 आंसर करो, क्योंकि ये
अंडरस्टूड है कि कहीं भी अगर आप दीवार बनाओगे, कहीं भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करोगे तो मसाला तो उसमें लगाओगे ही, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। एक तो ब्रिक की साइज, दूसरा ब्रिक का वॉल्यूम, मतलब कि कितने 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स आते हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरी चीज देखेंगे कि ब्रिक में कौन कौन सी चीज, किन किन चीज़ों से ब्रिक मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, एक आपको हम बता दे रहे हैं एक जनरल आइडिया, ठीक है। एक वर्ड है, उसको आप याद रखो, ठीक है। ठीक है, देखो आप एक वर्ड याद रखो, सलीम, ठीक है। ब्रिक किन किन चीजों से मिलकर बना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वर्ड आपको क्या याद रखना है, सलीम, ठीक है। तो एस से सिलिका, ए से एल्यूमिना, एल से लाइम, ठीक है, आई से आयरन ऑक्साइड, एम से मैग्नीशिया, ठीक है। देखो सिलिका को हम बोलेंगे SiO2, सिलिका को बोलेंगे SiO2, एल्यूमिना आपका होगा Al2O3, लाइम आपका होगा CaO, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और मैग्नीशिया MgO, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये 50 से 60%, एल्यूमिना आपका होगा 20 से 30%, लाइम आपका 2 से 5% और आयरन ऑक्साइड 3 से 6%, या इसमें भी 2 से 5% लिखा हुआ आ सकता है, और मैग्नीशिया 1%। ये है आपका परसेंटेज के रूप में डिवाइड कितना कैसे किया गया है कि ब्रिक में क्या किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सिलिका 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 30%, लाइम 2 से 5%, आयरन ऑक्साइड 2 से 5 भी लिखा हो सकता है, 3 से 6% भी लिखा हो सकता है, और मैग्नीशिया 1%, ठीक है। तो इन चीज़ों से मिलकर आपका ब्रिक फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो ब्रिक बनाने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, वो चीज़ें आपके यहाँ नहीं पूछेगा, ठीक है। एक और चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रिक में हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे कि ब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है। और स्ट्रेंथ हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपसे पूछता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 1/10 होती है, यानी कि संपीड़न सामर्थ्य जो होगा आपका, ठीक है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो देखो स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, अब देखो ब्रिक कई टाइप के होते हैं, तो जो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, पहले आपको टाइप भी बता देते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ ब्रिक, ब्रिक 2 टाइप की होती है। पहले तो होगा एक अनबर्न्ड ब्रिक, यानी कि कच्ची ईंट, और दूसरा होता है बर्न्ड ब्रिक, ठीक है। अनबर्न्ड और बर्न्ड यानी कि कच्ची ईंट और पक्की ईंट, ठीक है। कच्ची ईंट में जो स्ट्रेंथ होती है वो 15 से 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होती है स्ट्रेंथ। अब पक्की ईंट आपकी 4 टाइप की होती है। एक होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, और ओवरबर्न्ट और झामा ब्रिक, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्लास ब्रिक में सारी क्वालिटीज कंटेन करते हैं, और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो मिनिमम, यानी कम से कम तो इतना होना ही होना है, ज़्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो आंसर आप क्या करोगे, हमेशा लगभग 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड क्लास ब्रिक में होगा आपका 70 से 80 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और थर्ड क्लास ब्रिक में आपका 35 से 60 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग ही आता है, ठीक है। ओवरबर्न्ट और झामा ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो फर्स्ट क्लास ब्रिक से बढ़िया होती है, लेकिन ये बहुत बेकार होता है, इसलिए इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात नहीं करेंगे।
तो लेकिन जब आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो हमेशा फर्स्ट क्लास ब्रिक का ही लगभग पूछेगा, ठीक है, या सेकंड क्लास ब्रिक का। तो ये आप लोग याद रखना। या क्वेश्चन ये बन सकता है कभी कभी, ये यूनिट किस में है, किलोग्राम में, ठीक है। यूनिट अगर बदल के दे देगा तो क्या होगा, ये अगर हम इसकी यूनिट बदल देते हैं, ठीक है, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और मिनिमम क्या बनेगा आपका 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो आप देख मतलब कि फर्स्ट क्लास ब्रिक में मिनिमम कितना हो सकता है, ठीक है, या कम से कम कितना होना चाहिए, तो 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और अधिक से अधिक कितने रिक्वायरमेंट क्या रहेगी 10.5 न्यूटन पर एम। अब इसके आगे भी अगर रहता है तो वो तो अच्छी बात है फिर, ठीक है। फिर ये हो गया आपका टाइप ऑफ ब्रिक और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ें और हैं कि ये वाटर कितना एब्जॉर्ब करता है, पानी, जल अवशोषण क्षमता इसकी कितनी होती है। तो जल अवशोषण क्षमता जो होगी वो इसकी फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्या होती है कि अपने वेट का 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 ऑफ इट्स वेट। अब वेट कितना होता है, लगभग 3 से 3.5 किलोग्राम की एक ब्रिक होती है, ठीक है, जो बढ़िया ब्रिक होती है 3 से 3.5 किलोग्राम की होती है, ठीक है। और दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं कि 15% भी आपके एग्जाम में लिखा रह सकता है, या 20% भी कभी कभी किसी किताबों में लिखा रहता है। तो 15 से 20% के बीच में इसका रहता है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। सेकेंड क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रहेगी 20 से 22%, ठीक है, या कहीं कहीं पे 23% भी लिखा रहता है, या कभी कभी इसको 25 तक बढ़ा देते हैं। और इसका 25% से अधिक, थर्ड क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन 25% से अधिक रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इस बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत थोड़ी ही चीज़ें आती हैं, वो आपने बचपन में देख रखा होगा, हर चीज़ आपने अपने सराउंडिंग में फील किया होगा, अपने आसपास के वातावरण में हर चीज़ को देखा होगा, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को आंसर करना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाटर एब्जॉर्प्शन और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, ठीक है, जिसको हमने बताया टाइप ऑफ ब्रिक के अंतर्गत, ठीक। अब देखो इसमें हम नेक्स्ट चीज़ क्या बताएंगे कि जैसे और चीज़ें जो है आपके काम की विशेष नहीं, ठीक है। तो हम लोग सीमेंट के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सीमेंट के चैप्टर बढ़ने की तरफ से पहले एक बार फिर से आप सभी बता दूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। और जिन बच्चों की एकेडमिक क्लासेस अभी नहीं चल रही, जल्दी हम लोग चलाएंगे सेकेंड सेम, 4th सेम और 6th सेम के बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप लोग परेशान है, पैनिक मत होइए, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ा है सीमेंट। देखो सीमेंट में क्या है कि एक चीज़ ये पूछ सकता है कि सीमेंट कब खोजा गया, ठीक है। तो 1824 में, ठीक है, एक मिस्त्री था, ठीक है, यॉर्कशायर में, ठीक है, उसका नाम था जोसेफ एस्पिडन, ठीक है। क्या था नाम, जोसेफ एस्पिडन, ठीक है। कहाँ के थे ये, इंग्लैंड के। इन्होंने 1824 में सीमेंट की खोज की, और सीमेंट का फिर उसके बाद बहुत सारे कहीं कहाँ पे बनना शुरू हुआ, कैसे बना, किन किन लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए, वो सब चीज़ें हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1913 से इंडिया में सीमेंट का उत्पादन होना शुरू हो गया, ठीक है। 1913 से इंडिया में सीमेंट का उत्पादन होना शुरू हो गया, एक ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। 1824 में खोज हुई थी, किसने खोज किया, जोसेफ एस्पिडन, जो कि एक मिस्त्री था, और कहाँ का था, इंग्लैंड में। इंग्लैंड की जगह पे यॉर्कशायर, ठीक है। और 1913 में इंडिया में ये बनना शुरू हुआ, मतलब से इसकी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, व्यावसायिक तौर पर शुरू की गई। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सीमेंट में, कि सीमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। देखो एक इसमें आप याद रखोगे CSAF MSAG, ठीक है। C से आपका क्या होगा, ठीक है, देखो C से आपका क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड,
ठीक है। एस से आपका क्या होगा, सिलिका, SiO2। ए से आपका क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। एफ से क्या होगा आपका, Fe2O3। एम से मैग्नीशियम ऑक्साइड, एस से सल्फर ट्राईऑक्साइड, ए से आपका होगा एल्कलीज, और जी से आपका होगा जिप्सम। अब इसमें हमें ये बताना कि कौन सी चीज कितने परसेंटेज डाली गई है सीमेंट बनाने में। ठीक है, देखो 60 से 65% हम मिलाते हैं CO यानी कि चूना पत्थर। ठीक है, उसके बाद ये होता है 20 से 25%। ठीक है, एल्यूमिना आपका होगा 4 से 8%। ठीक है, आयरन ऑक्साइड होगा 2 से 4%। ठीक है, ये होगा आपका 1 से 3%। मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड होगा 1 से 2%। अल्कलीज आपके होंगे 1%, अल्कलीज मतलब क्षार, और जिप्सम आपका मिलाते हैं 3 से 5%। ठीक है, तो ये चीजें आप इसमें से आप देखो पूछा क्या जा सकता है, एक तो चूना पत्थर पूछा जा सकता है क्योंकि सबसे मेन कंपोनेंट चूना पत्थर है। ठीक है, सिलिका आपसे पूछ सकता है, एल्यूमिनियम पूछ सकता है, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जिप्सम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने परसेंटेज हम लोग सीमेंट में कितने परसेंट जिप्सम हम मिलाते हैं। अब देखो जिप्सम मिलाने का काम क्या होता है, अगर हम जिप्सम ना मिलाएं तो सीमेंट नमी के संपर्क में या पानी के संपर्क में आते ही 5 मिनट के अंदर से जमना शुरू हो जाएगा और आधे घंटे के अंदर पूरी तरह सेटल हो जाएगा। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सेटलमेंट या सेटलिंग टाइम। ठीक है, अब देखो सेटिंग टाइम कभी नहीं बोलते हम इसमें, इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में सेटलिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो सेटलिंग टाइम इसका क्या होगा सीमेंट का, अगर बिना जिप्सम के है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और अगर जिप्सम मिलाते हैं तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, आपने घर पे बहुत ज्यादा सुना होगा, OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब देखो इसका इनिशियल सेटलिंग टाइम क्या होगा, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक जमाव काल, 30 मिनट, और फाइनल सेटलिंग टाइम यानी कि अंतिम जमाव काल 10 घंटे, 10 आवर्स। ठीक है, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जिप्सम ही नहीं है, इसमें इनिशियल सेटलिंग टाइम होगा 5 मिनट और फाइनल सेटलिंग टाइम होगा आपका 30 मिनट। ठीक है, तो एक चीज आपसे ये पूछेगा। ठीक है, फिर सीमेंट की भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं, एक 7.06 सेंटीमीटर का क्यूब बनाते हैं। क्या बनाएंगे, क्यूब, और उस पे 28 दिन तक हम लोग तराई करते हैं। तराई मतलब पानी डालना, जैसे आप घर बन जाता है उसमें पानी डालते हो। ठीक है, उसको क्यूरिंग बोलते हैं। तराई की विधि को पानी घर कंस्ट्रक्शन होने के बाद पानी डालने की क्रिया को हम तराई बोलते हैं, इंग्लिश में क्यूरिंग बोलते हैं। तो ऐसा बनाने, ये क्यूब बनाने के बाद उसमें 28 दिन तक तराई करेंगे, फिर उसका जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। ठीक है, 3 दिन में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है 160 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 दिन में आती है 220 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज ये है। ठीक है, बाकी जैसे अगर आपसे कुछ पूछता है कि सीमेंट में यौगिक कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो कुछ उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी जो कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट कर देना। ठीक है, लीड वाले सभी बच्चे बहुत ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग के 5 नंबर पीछे, ठीक है, मत पढ़ना, जितना पढ़ा रहे हैं लगभग उतना ही आ जाएगा। ठीक है, अन्य जगह से आप कंटेंट खोजने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो एक आध चीजें और आती हैं वो हम जान लेते हैं। नेक्स्ट चीज है कि सीमेंट में कंपाउंड कौन से बनते हैं। ठीक है, कंपाउंड, यौगिक
सीमेंट की जब क्रिया होने लगती है तो 4 तरह के कंपाउंड बनते हैं, आपको बता रहा हूँ, C3S, C2S, C3A और C4AF। इसको हम बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्या बोलेंगे? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और ये होगा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ठीक है, देखो 4 कंपाउंड बनेंगे, C3S, C2S, C3A और C4A, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं? ये तो शॉर्ट फॉर्म है, सही फॉर्म क्या होता है? इसको लिखते हैं 3CaO.SiO3। ठीक है, सॉरी 2 SiO2। ठीक है, और ये 2CaO.SiO2, ये 3CaO.Al2O3, और ये होगा आपका 4CaOAl2O3 इंटू Fa2O3। क्या है? 3CaOSiO2, 2CaOSiO2, 3CaOAl2O3 और 4CaOAl2O3 Fe2O3। ठीक है, ये 4 कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, इसकी परसेंटेज कितनी होगी? देखो, ये होता है आपका 47 से 49%। ठीक है, सबसे मेन कंपोनेंट होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। दूसरा आपका होता है ये 23 से 25%। ठीक है, C2S। ठीक है, और तीसरा होता है आपका C3A 8 से 11%। ठीक है, और उसके बाद ये आपका रहेगा लास्ट वाला 8 से 9%, और बाकी सब अदर में रहता है। ठीक है, अदर्स में बाकी सब आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी बन सकता है कि सीमेंट की प्रारंभिक सामर्थ्य किस वजह से आती है, किस यौगिक की वजह से आती है? तो आपका आंसर होगा C3A, 3CaO.Al2O3 या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, प्रारंभिक सामर्थ्य। और अंतिम सामर्थ्य किसकी वजह से आती है? डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। ठीक है, जो पहले से तीसरे दिन तक की सामर्थ्य आती है सीमेंट जमने के बाद, वो C3A की वजह से आती है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से। और जो बाद के 6 महीने बाद से स्ट्रेंथ आना शुरू होती है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से आती है। और इसके बीच की जो सामर्थ्य आएगी वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से आती है। ठीक है, और इसमें C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड का काम सिर्फ उत्प्रेरक का होता है। जैसे आपने बचपन में कैटेलिस्ट पढ़ रखा होगा। ठीक है, जैसे ऐसा समझ सकते हो कि आग को अगर भड़काना हो तो उसमें बीच में हम पेट्रोल घी डाल देते हैं तो आग बहुत तेज हो जाती है, तो बस ये उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, तो जहाँ तक है आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को। आप सभी लोग जो जितना बस पढ़ाया है, ठीक है, उसको एक बार नोट कर लीजिएगा, अच्छे से उसको रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा किसी अन्य सोर्स के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब सिर्फ 5 नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, तो जितना मैंने बताया वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी सिविल के जो और भी बच्चे हैं एकेडमिक वाले, वो फिर से एक बार सुन लो। 2nd सेम, 4th सेम और 6th सेम की आपकी जितनी क्लासेस हैं जल्दी हम लोग रन कराएंगे। ठीक है, लीड वाले सभी बच्चे इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। ये वाला